मुजाहिद फिरोज ने एक बूढ़ा मुंशी जिसका नाम हरी राम था इमरान के साथ कर दिया। वो उसे सोलन रोड पर फ्लैटों में ले गया। 2 मंजिला फ्लैटों की 3 कतारें पहाड़ी के दामन में दूर तक चली गई थी। इमरान ने कोने वाला फ्लैट जो सबसे अलग था किराए पर ले लिया। मुंशी हरी राम ने जामिन के तौर पर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। फिर वो चला गया। फ्लैट में 2 कमरे, एक बाथरूम, एक किचन और एक छोटा सा स्टोर था। एक कमरा बेडरूम था जहाँ बिस्तर लगा था। ड्राइंग रूम में दरमियाने दर्जे का सोफा सेट पड़ा था। टेलीफोन भी था। किचन में सुई गैस सिलेंडर भी लगा हुआ था। कुछ जरूरी सामान भी शेल्फ में मौजूद था। दोपहर को खाना खाने इमरान सोलन रोड पर रेस्टोरेंट में गया। छोटा सा साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। सब्जी का सालन और फुलके तैयार थे। रात को भी इमरान ने उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और फ्लैट में आकर सो गया। रात को सर्दी हो गई थी। 2 कंबल पलंग पर पहले से रखे हुए थे, इसलिए रात आराम से गुजर गई। सुबह उठकर इमरान ने खिड़की में से बाहर देखा। खूबसूरत पहाड़ी शहर की इमारतें सूरज की सुनहरी धूप में चमक रही थीं। साथ वाले फ्लैट में से एक सूट बूट में मलबूस आदमी बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसे ड्राइव करता हुआ वहां से चला गया। बाकी वहां काफी सुकून था। कमांडो इमरान के लिए इस किस्म का माहौल बड़ा मुफीद था। रेस्टोरेंट में ही उसने नाश्ता किया और अपने फ्लैट में आकर मुजाहिद फिरोज के फोन का इंतजार करने लगा। 11 बजे के करीब उसका फोन आ गया। कहने लगा, मैं 1 घंटे के बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ठीक 1 घंटे के बाद मुजाहिद फिरोज आ गया। वो और कमांडो इमरान बेडरूम का दरवाजा बंद करके बैठकर बातें करने लगे। इमरान ने कहा, भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति हमारी इत्तला के मुताबिक शिमले या शिमले के कुर्बो जवार में ही किसी जगह रूपोश है और खुफिया तौर पर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड फॉर्मूले पर काम कर रहा है। मेरा मिशन उसका खोज लगाना है। आप इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ एक मुद्दत से मुकीम हैं, जबकि मेरे लिए ये इलाका अजनबी है। मुजाहिद फिरोज बोला, हमारे कुछ मुजाहिद मुख्तलिफ हुलियों में शिमले में और शिमले के देहात में अपने फराइज अदा कर रहे हैं। मैं उनसे आज ही खुफिया राब्ते पर बात करता हूँ। हो सकता है उन्हें डॉक्टर रघुपति का कोई सुराग मिल जाए। इस दौरान तुम्हें मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खास बात पूछनी हो तो मुझे फोन कर देना, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ज्यादातर अपने फ्लैट में ही रहना। मैं आज ही अपने आदमियों को साइंसदान रघुपति के बारे में ब्रीफ कर दूंगा। इस बात को 2 दिन गुजर गए। कमांडो इमरान सुबह से रात तक अपने फ्लैट में ही रहता। सिर्फ सुबह को नाश्ता करने और रात को और दोपहर को खाना खाने के वास्ते रेस्टोरेंट में जाता, खामोशी से खाना वगैरह खाता और वापस आ जाता। इस पहाड़ी मकाम पर शहर से सयाह और दूसरे लोग सीजन गुजारने आया ही करते थे, इसलिए रेस्टोरेंट के मालिक ने भी इमरान को समझा कि वो शहर से सीजन गुजारने या शिमले की सैरो सयाहत करने आया है। सीजन में उस पहाड़ी मकाम पर सैकड़ों अजनबी चेहरे नजर आते। चुनाचे किसी को ये शक न हुआ कि ये कौन है और कहां से आया है, वो कहां रहता है, हमेशा अकेला खाना खाने आता है, उसके साथ कोई दूसरा क्यों नहीं होता। दूसरे दिन रात को मुजाहिद फिरोज का फोन आया। उसने कहा, मिस्टर किशोरी लाल, क्या हाल है तुम्हारा। ये इमरान का कोड नेम था। इमरान ने कहा, महाराज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुजाहिद फिरोज बोला, तुम्हारा काम हो रहा है। 2-1 दिन के बाद कोई न कोई नतीजा जरूर सामने आ जाएगा। उसके बाद मजीद 2 दिन गुजर गए। 5वें रोज मुजाहिद फिरोज ने फोन किया। बोला, किशोरी लाल जी, आपकी कंसाइनमेंट हमें मिल गई है। आज रात मेरा अकाउंटेंट लेजर लेकर आपके पास आ रहा है। आप अपना ऑर्डर बुक करवा लीजिएगा। कमांडो इमरान बात की तह तक पहुंच गया था। उसने कहा, थैंक यू महाराज, और फोन बंद हो गया। रात के पहले पहर जब पहाड़ियों और वादियों पर अंधेरा छाया हुआ था और हर तरफ खामोशी और सुकूत था, तो मुजाहिद फिरोज आ गया। उसने आते ही इमरान से पूछा, यहाँ तुम्हें किसी चीज की तकलीफ तो महसूस नहीं हुई। इमरान ने कहा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये एहसास हर वक्त रहता था कि वक्त गुजरता जा रहा है। मालूम नहीं भारतीय साइंसदान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक मुकम्मल हो गया होगा। हमें इस प्रोजेक्ट पर काम को हर हालत में रोकना और भारतीय साइंसदान को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके खत्म करना है। मुजाहिद फिरोज बोला, मैं इस सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ। इमरान ने पुरुम्मीद निगाहों से मुजाहिद फिरोज की तरफ देखा और पूछा, क्या रघुपति का कोई सुराग मिला। मुजाहिद फिरोज ने कहा, सिर्फ इतना सुराग मिला है कि ये भारतीय साइंसदान शिमले और सोलन के दरमियान किसी जगह ज़ेरे ज़मीन अपने फॉर्मूले पर काम कर रहा है। उस खास जगह की अभी तक निशानदही नहीं हो सकी। इमरान ने पूछा, आपके आदमियों के सुराग लगाने का तरीक़ाकार क्या है। मुजाहिद फिरोज बोला, वही जो एक तजुर्बेकार और जिम्मेदार सुराग रसां का हुआ करता है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे आदमी इसी इलाके के एक तरह के बाशिंदे बन चुके हैं। वो इन सब पहाड़ी आबादियों से वाकिफ हैं। आगे उनके अपने आदमी हैं जो उन्हें सुराग रसानी से मजीद मुफीद मालूमात मुहैया करते हैं। इस तरह हमारा एक जाल सा फैला हुआ है। यही वजह है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द डॉक्टर रघुपति के असल ठिकाने का सुराग लगा लेंगे।
تمہیں اس کی اطلاع کر دی جائے گی، اس کے بعد تمہارا کمانڈو مشن شروع ہوگا۔ عمران نے محسوس کیا کہ مجاہد فیروز کی باتیں عقلی اور فنی اعتبار سے بالکل حق پر تھی، مگر اس میں دیر لگ رہی تھی۔ عمران چاہتا تھا کہ نیوکلیر فارمولے پر کام کو جلدی سے جلدی ختم کر دیا جائے، لیکن مجاہد فیروز اور اس کے آدمیوں کے ماحول کے مطابق اپنے طریقہ کار تھے۔ انہیں ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا تھا۔ شملہ ایک طرح سے پنجاب اور ہماچل کا سرمائی دارالحکومت ہی تھا، جہاں سی آئی ڈی اور سول پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اور پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوجی یونٹ بھی موجود تھے۔ عمران کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد مجاہد فیروز نے کہا، تمہارے لیے اب اس سے زیادہ دیر فلیٹ میں بند رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ تم میرے آفس بھی بزنس کے بہانے آ جایا کرو اور شام کو کپڑے وغیرہ بدل کر مال روڈ کی تھوڑی بہت سیر بھی کر لیا کرو۔ سیزن اگرچہ ختم ہو رہا ہے اور پہاڑی پر آئے ہوئے میدانی علاقے کے لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا ہے، لیکن شملے کی اپنی کافی آبادی ہے اور شہر سے بھی کچھ لوگ صرف ستمبر میں یہاں کے موسم کا لطف اٹھانے آتے ہیں۔ عمران بولا، ٹھیک ہے، میں کسی وقت آ جایا کروں گا۔ چنانچہ دوسرے روز عمران نے گرم جیکٹ پہنی اور 3-4 بجے کے درمیان دوپہر کو شملے کی مال روڈ کی طرف نکل گیا۔ یہاں مجاہد فیروز کا بزنس آفس بھی تھا۔ 15-20 منٹ کے لیے وہ اس کے پاس بھی گیا اور دوسروں کے سامنے بزنس کی باتیں کرتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا، سر میرا یہاں بڑا خرچ ہو رہا ہے، میرے مال کی سپلائی کا ذرا جلدی انتظام کر دیں تاکہ میں اس خرچے سے بچ سکوں اور واپس جاؤں۔ مجاہد فیروز خالص کاروباری انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ کہنے لگا، کشوری لال جی، کاروبار میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، کبھی مال 2 دن پہلے آ جاتا ہے اور کبھی 4 دن اوپر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بھگوان نے چاہا تو اسی ہفتے آپ کے مال کی سپلائی ہمیں مل جائے گی۔ اس قسم کی خالص کاروباری گفتگو کے بعد عمران مجاہد فیروز کے آفس سے نکل کر مال روڈ پر آ گیا۔ شام ہو چکی تھی، مال کی دکانوں میں خوب روشنیاں ہو رہی تھی، عورتیں مرد سب گرم کپڑوں میں ملبوس مال روڈ پر سیر کے لیے نکل آئے تھے۔ شام اور رات کے وقت وہاں موسم سرد ہو جاتا۔ عمران نے سوچا کہ رات کا کھانا یہیں کسی ریستوران میں کھانا چاہیے۔ وہ ایک ریستوران میں داخل ہو گیا۔ بڑا ماڈرن اور سجا ہوا ماحول تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی موسیقی کی کوئی انگریزی دھن سنائی دے رہی تھی۔ ٹیبل لیمپوں کی مدھم روشنی میں رنگ برنگی ساڑیوں اور گرم سویٹروں میں ملبوس عورتیں اور مرد چھوٹی گول میزوں کے ارد گرد بیٹھے کافی پینے اور کھانا وغیرہ کھانے میں مصروف تھے۔ عمران کونے والی ایک خالی میز پر بیٹھ گیا اور بیرے سے کھانے کو سبزی اور چاول وغیرہ منگوا لیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کافی پی رہا تھا کہ اس کی دائیں جانب سے کسی لڑکی کی گڈ ایوننگ سر کی آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک بار اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یہ وہی لڑکی کارمن تھی جو عمران کو بمبئی میں ستار سیٹھ کے ریسٹ ہاؤس کے عقب میں جو چھوٹا سا سرکاری باغ تھا وہاں ملی تھی اور جسے اس نے غنڈوں سے بچایا تھا۔ اس نے جینز کے اوپر گرم فل سویٹر پہن رکھا تھا اور عمران کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، سر آپ کو یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، میں اپنی ممی کے ساتھ شملے آئی ہوں۔ وہ عمران کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، سر ہم سیزن میں صرف ستمبر کے شروع میں شملے 1 مہینے کے لیے آتے ہیں۔ ستمبر میں یہاں بڑا اچھا موسم شروع ہو جاتا ہے، لوگ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ویسے سر آپ کب آئے؟ عمران خاموشی سے کارمن کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں اسے کوئی ایسا شخص دیکھ لے جس نے اسے بمبئی میں بھی دیکھا ہو۔ اس نے کہا، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، 2-1 دن میں واپس جاؤں گا۔ کارمن نے پوچھا، سر آپ یہاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ بڑے ڈاک خانے کے پیچھے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس کی مالک ایک کرسچن خاتون ہے جو میری ممی کی سہیلی ہے۔ ستمبر میں ہمیں 2 کمرے رعایتی ریٹ پر مل جاتے ہیں۔ سر میں آپ کے لیے کافی منگواؤں؟ عمران نے کہا، میں کافی پی رہا ہوں، شکریہ۔ وہ بولی، اچھا تو میں اپنے لیے منگوا لیتی ہوں۔ دراصل میں یہاں کافی پینے ہی آئی تھی۔ رات کو شملے میں سردی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس نے بیرے کو اشارہ کر کے ایک کافی لانے کو کہا۔ عمران نے بیزاری سے ریستوران کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اب وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کارمن مسلسل بول رہی تھی۔ کہنے لگی، سر جب میں نے اپنی ممی کو بتایا کہ آپ نے کس طرح مجھے غنڈوں سے بچایا ہے تو وہ بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی، میں خود چل کر اس نوجوان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ممی مجھے تو خود معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ سر آپ کسی روز شام کو ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، میری ممی آپ سے مل کر بڑی خوش ہوں گی۔ عمران نے کہا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں میں بہت مصروف ہوں۔ کارمن بولی، سر آپ کو جب بھی فرصت ملے ہمیں فون کر دیجیے گا۔ اس نے عمران کو اپنے ریسٹ ہاؤس کا فون نمبر بھی لکھ کر دے دیا۔ عمران نے کاغذ لے کر جیب میں رکھ لیا اور کہا، میں کوشش کروں گا۔ پھر اس نے بیرے کو بلا کر کہا، میرا اور میڈم کی کافی کا دونوں کا بل لے آؤ۔ کارمن نے جلدی سے کہا، نہیں سر، میں آپ کو بل نہیں دینے دوں گی، میں خود بل ادا کروں گی۔
इमरान ने कहा, इस वक्त तुम मेरी मेहमान हो, मुझे बिल अदा करने दो, उसके बाद बेशक तुम खुद अपना बिल अदा कर देना। कारमेन मुस्कुरा दी, कहने लगी, सर आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आजकल के माहौल में आप जैसे इंसान मुश्किल से ही मिलते हैं। इमरान खामोशी से रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देखता रहा, जहां उसे माल रोड पर से गुजरते लोग नजर आ रहे थे। इतने में बैरा बिल लेकर आ गया। इमरान ने बिल अदा किया और उठते हुए बोला, अच्छा कारमेन, गुड लक, फिर मुलाकात होगी। कारमेन भी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, सर मुझे फोन जरूर करें, मेरी मम्मी को आपसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। इमरान ने कहा, जरूर। बैरा कारमेन के लिए भी एक कॉफी साथ ही लाया था। इमरान तेजी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। माल रोड पर आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और सोचने लगा कि उस लड़की से दोबारा मुलाकात नहीं होनी चाहिए। खुदा जाने ये कौन है। उसे ये भी ख्याल आने लगा कि कहीं इस लड़की का ताल्लुक CIA से तो नहीं, और कहीं ऐसी बात तो नहीं कि इसका पीछा करती हुई वो वहां आ गई हो। फिर उसे ख्याल आया कि अगर ऐसी बात होती तो वो उसके सामने न आती। बस इत्तेफाक की बात है कि सितंबर में जब इमरान शिमले आया तो ये लड़की भी अपनी माँ के साथ वहां आ गई थी और इत्तेफाकन उसकी मुलाकात इमरान से हो गई। इमरान ने अपने आप से कहा, लेकिन अब इस लड़की से मुझे बचकर ही रहना होगा। ये बातें बहुत करती है और कहीं इसकी वजह से वो खामखा किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। वो एक ऐसे मिशन पर शिमले आया था कि जिसका अव्वलीन तकाजा था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों से दूर रहे। उसने मुजाहिद फिरोज से कारमेन का बिल्कुल जिक्र न किया। दूसरे रोज इमरान अपने फ्लैट में ही रहा। नाश्ता और खाना भी उसने किसी न किसी तरह किचन में खुद ही बना लिया था। उसे अगले रोज भी वो फ्लैट में ही रहा। मजीद एक दिन गुजर गया। फिर शाम को मुजाहिद फिरोज का फोन आया। बोला, किशोरी लाल जी, बधाई हो, हमारी दूसरी सप्लाई बम्बई पहुंच गई है, अब आपको बड़ी जल्दी माल मिल जाएगा। एक जरूरी कागज पर आपके साइन करवाने हैं, मैं अपने मुंशी को भेज रहा हूँ, कागज पर दस्तखत कर दीजिएगा। इमरान ने कहा, मैं जरूर कर दूंगा महाराज। मुजाहिद फिरोज की आवाज आई, अच्छा जयराम जी। इमरान ने भी जवाब में कहा, जयराम जी। फोन बंद हो गया। इमरान सोचने लगा कि मुजाहिद फिरोज को अपना मुंशी भेजने की क्या जरूरत थी, वो खुद आ सकता था। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि मुजाहिद फिरोज खुद फोन पर ये न कहना चाहता हो कि मैं खुद कागज लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जब से मुजाहिद फिरोज के अपने आदमियों ने डॉक्टर रघुपति की सुराग रसानी शुरू की थी, मुजाहिद फिरोज टेलीफोन पर बेहद मोहतात हो गया था। इमरान ने दिल ही दिल में मुजाहिद फिरोज की अक्लमंदी की दाद दी। उसकी यही होशियारी, मौका शनासी और दानिशमंदी थी कि जिसकी वजह से वो कई सालों से वहाँ जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान के लिए इंतहाई कारामद खुफिया खिदमात सर अंजाम दे रहा था, और आज तक किसी को उस पर जरा सा शक भी न पड़ा। उस टेलीफोन कॉल को 1 घंटा ही गुजरा था कि मुजाहिद फिरोज खुद उसके फ्लैट पर आ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसका लिबास उस इलाके के कारोबारी पढ़े लिखे हिंदुओं का सा था। उसने दरवाजा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी और फाइल मेज पर एक तरफ रख कर इमरान के सामने बैठ गया। कहने लगा, भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति किस जगह पर छुपकर काम कर रहा है, इसका सुराग 1000 कोशिश के बावजूद नहीं मिल सका। इमरान ने मायूसी के लहजे में कहा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मुजाहिद फिरोज बोला, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे आदमी बाकायदा CIA के तरबियत याफ्ता नहीं है, वो आम देहातियों के लिबास में मुख्तलिफ देहात में रह रहे हैं, उनके वसाइल महदूद हैं, उसके बावजूद हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इमरान ने कहा, फिर आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? मुजाहिद फिरोज ने कहा, लेकिन हमारे आदमियों ने उस जगह का पता चला लिया है जहां से डॉक्टर रघुपति का सुराग मिल सकता है। इमरान ने जल्दी से पूछा, वो कौन सी जगह है? मुजाहिद फिरोज बोला, वो एक ऐसी जगह है जहां तक हमारे आम देहाती हुलिये में रहने वाले आदमियों की पहुंच नहीं है। अब आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। बात यह है कि यहाँ पर मुकीम आला सरकारी और फौजी अफसरों ने शिमले के शोरगुल और हंगामों से दूर एक दूर उफ्तादा छोटी सी पहाड़ी वादी में एक प्राइवेट क्लब बनाया हुआ है, जहाँ ये सब सरकारी और फौजी अफसर जो रिटायर हो चुके हैं शाम को बैठकर सुकून के साथ एक दूसरे से पुराने दिनों की बातें करते हैं, अपनी अपनी पसंद का खाना बनवा कर खाते हैं और अपनी अपनी पसंद के मशरूबात वगैरह पीते हैं। ये लोग बूढ़े हो चुके हैं और घरों में उनकी आवभगत अब नहीं होती जो उन दिनों हुआ करती थी जब वो बाकायदा सरकारी आर्मी सर्विस में थे। चुनाचे वो बेकदरी और तन्हाई के अजाब से निजात हासिल करने उस क्लब में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और अपने जैसे रिटायर्ड अफसरों के साथ पुराने दिनों के किस्से कहानियां दोहराकर अपनी जवानी और सर्विस के दिनों को याद करके तस्कीन हासिल करते हैं। उनकी महफिल शाम को शुरू हो जाती है और रात गए तक जारी रहती है। इनमें से कोई सिर्फ शैंपेन पीता है, कोई सिर्फ वाइन के एक आध पैक से जी बहलाता है, कोई सिर्फ कॉफी पीता है। इनमें से कोई भी बलानोश नहीं है। थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करके हल्का सा सुरूर हासिल करके अपने माजी के दिनों को याद करते हैं।
सब बूढ़े हो चुके हैं। जब से कश्मीर में मुजाहिदीन की सरगर्मियां तेज हुई हैं, ये बूढ़े रिटायर्ड अफसर अपने अपने गार्ड्स के साथ आते हैं, जो क्लब के बाहर बैठकर सारा वक्त पहरा देते हैं। क्लब की जानिब से भी सिक्योरिटी गार्ड्स का पूरा मुसल्लह दस्ता हर वक्त पहरे पर मौजूद रहता है। बाहर के किसी आदमी को क्लब की हुदूद में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। हमारे आदमियों के खास मुखबरों ने इंतहाई जांफिशानी से सुराग रसानी करके हमें ये बताया है कि यहाँ कभी कभी रात के अंधेरे में एक जीप आकर रुकती है, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड्स की हिफाजत में उतरकर जल्दी से क्लब के अंदर जाता है। हमारे आदमियों को उस जीप वाले बूढ़े पर इसलिए शक पड़ा है कि बाकी तमाम बूढ़े अफसर शिमले की जानिब से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ कर आते हैं, जबकि सिर्फ ये बूढ़ा ऐसा है जिसकी जीप शिमले की बजाय सोलन के शुमाल में वाक़ पहाड़ियों की जानिब से कच्चे पहाड़ी रास्ते से होकर आती है। हमारे मुखबरों को शुबा है कि शायद यही वो आदमी है जिसकी हमें तलाश है। चूंकि तुमने डॉक्टर रघुपति की शक्ल देखी हुई है, इसलिए सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो उसकी शनाख्त कर सकते हो। इमरान ने पूछा, ये बूढ़ा शख्स जीप पर क्लब में कब आता है और किस वक्त तक क्लब में रहता है? मुजाहिद फिरोज ने कहा, हमारी इत्तला के मुताबिक उस बूढ़े का क्लब के दूसरे बूढ़े अफसरों की तरह कोई तयशुदा वक्त नहीं है। वो हफ्ते में किसी भी रोज रात के अंधेरे में आ जाता है और कुछ वक्त क्लब में गुजारने के बाद वापस चला जाता है। उसकी जीप बंद होती है, जिसके आगे और बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं। सबसे पहली जरूरत तो इस बात की है कि तुम खुद वहां जाओ और किसी जगह छुपकर उस बूढ़े का इंतजार करो। जब और जिस रोज रात को वो आए तो उसे गौर से देखो कि क्या यही डॉक्टर रघुपति है। अगर यही बूढ़ा साइंसदान है जिसकी तुम्हें तलाश है, तो फिर वहीं जाकर ये मालूम करो कि वो क्लब के अंदर कितनी देर तक रहता है। उसके बाद जो कुछ करना चाहिए वो तुम्हें खुद ही करना होगा। हाँ, तुम्हें इस मिशन के लिए जिस किस्म के भी असलहे की जरूरत होगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मुजाहिद फिरोज अपनी बात खत्म करके इमरान के चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था। इमरान को अपना टारगेट पूरी तफसील के साथ समझ में आ गया। उसने कहा, मुझे एक ऐसे गाइड की जरूरत होगी जो मुझे बूढ़े रिटायर्ड अफसरों का पुरस्कार क्लब रोड से दिखा दे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुजाहिद फिरोज कहने लगा, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता, अलबत्ता मैं एक गाइड तुम्हारे साथ कर दूंगा। कमांडो इमरान ने कहा, ठीक है, मैं कल रात किसी भी वक्त उसके साथ जाने को तैयार हूँ। मुजाहिद फिरोज इमरान को ये कहकर चला गया कि कल रात के 10 बजे एक गाइड उस फ्लैट पर पहुंच जाएगा जो बिजली दुरुस्त करने वाले इलेक्ट्रिशियन के भेस में होगा। उसके जाने के बाद इमरान ने उस मिशन के नशेब फराज पर गौर शुरू कर दिया। बज़ाहिर ये मिशन कोई ज्यादा मुश्किल और पेचीदा नहीं था। उसे रात के अंधेरे में डॉक्टर रघुपति को शनाख्त करना और फिर किसी जगह घात लगाकर बैठ जाना और क्लब से उसकी वापसी पर उसकी जीप पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे हलाक कर डालना था। लेकिन हकीकत में ये इतना आसान काम नहीं था। मुखबरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो सिक्योरिटी गार्ड्स की सख्त हिफाजत में वहां आता था। रात के अंधेरे में एक्शन करते वक्त निशाना चूक भी सकता था। फिर ये शख्स जीप में होगा जो चारों तरफ से बंद होगी। पहले फायर पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स जवाबी फायर खोल देंगे और वो अकेला वहां ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।